नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। प्रदेश में किसान की फसल का होगा डिजिटल सर्वेक्षण। पॉली हाउस में सालों भर हर सब्जी की खेती संभव। G9 प्रभेद से करे केला की खेती। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। बीते दिनों बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में राजधानी स्थित कृषि भवन के सभागार में एग्रीस्टेक यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिस पर प्रदेश के किसानों के खेत का विवरण, खेत में उगाई जा रही फसल का विवरण, खेत का रकबा आदि उपलब्ध रहेगा। कहाँ ज़मीन है, कितना रकबा है, उस ज़मीन पे क्या वो खेती करते हैं, इन सारे चीज़ों का आंकड़ा एक जगह उपलब्ध रहेगा। और जो वो फसल की बुआई कर रहे हैं, हर रबी फसल हो, खरीफ हो, तो जिस मौसम में जिस फसल की बुआई कर रहे हैं उसकी भी पूरी विस्तृत जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध रहेगी और इसके कारण किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। राज्य के किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिस पर किसान खेत, उसमें उगाई जा रही फसलें और रकबा की सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इन विवरणों के आधार पर किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से योजना का लाभ दिया जा सकेगा। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, KCC की स्वीकृति, फसलों की अधिप्राप्ति, फसल क्षति के मुआवजा भुगतान के लिए किसानों को कृषि कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बजट वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने की घोषणा कर दी है, जबकि बिहार में पिछले रबी मौसम से ही डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 20 जिलों में कराया जा रहा है। वर्तमान खरीफ सीजन में 28 जिलों के 10,000 गांव की फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से किसानों के खेत में वास्तविक रूप से उगाई जा रही फसल का विवरण एवं क्षेत्रफल का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे फसल के आच्छादन और उत्पादन का सटीक आंकड़ा प्राप्त हो सकेगा। पशुपालक किसान भाइयों, अभी बरसात के समय में प्राय जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। अभी का मौसम भी संक्रमण का मौसम कहलाता है। खासकर जल जमाव वाले क्षेत्रों में पशुओं में कई तरह की बीमारियों का काफी प्रकोप बढ़ जाता है। छेरा रोग के साथ साथ पेट की कई बीमारियों से पशु बीमार हो सकते हैं। छेरा रोग में पशु धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कम होने लगती है और समय पर उचित इलाज के अभाव में पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बरसात के मौसम में पशुओं का उचित प्रबंधन होना चाहिए। पशुओं को भीगने से बचाना इस मौसम में बेहद ही जरूरी है। इसके लिए पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए और उन्हें हमेशा सूखा चारा ही खिलाएं। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के मुकुंदपुर गांव के किसान राकेश कुमार से, जो मक्का और बैगन की खेती कर काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। पारंपरिक फसलों के साथ सब्जियों की खेती किसानों की नियमित आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। राकेश ने YouTube से मक्का की खेती की तकनीक की जानकारी ली और वे बैगन और मक्का की मुनाफे वाली खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, पॉली हाउस या संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बाहरी या वातावरण को नियंत्रित कर बेमौसमी सब्जियों को सालों भर काफी आसानी से उपजाया जा सकता है। यह तकनीक प्रतिकूल मौसम में भी खेती की बेहद प्रभावी तकनीक है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों के प्रतिकूल मौसम में भी किसानों के कृषि कार्य को जारी रखने की तकनीक ढूंढ ली है। पॉली हाउस एक ऐसी ही तकनीक है। यह पॉली हाउस जिसमें भीतर हर मौसम में हर तरह की सब्जी उगाई जा सकती है। पॉली हाउस में नर्सरी भी बनाई जा सकती है और नर्सरी में तैयार पौधे किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की खेती पॉली हाउस में सालों भर काफी आसानी से की जा सकती है और ऑफ सीजन में इसे बाजार में बेचकर किसान बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। देश में बहुत सारे किसान इस तकनीक से खेती कर हर प्रकार की सब्जी उगाकर अपनी आमदनी को काफी बढ़ा रहे हैं।
इसलिए आप भी वातावरण को नियंत्रित करने वाली पॉली हाउस तकनीक से खेती करें और एक कदम बढ़ाएं समृद्धि की ओर। कृषकों केला बहुउपयोगी फसल है। यह फल तो देता है और इसका थंब भी हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्माण का काफी बढ़िया जरिया बनता है। अगर किसान भाई उन्नत प्रभेद से केला की खेती करे तो अच्छा उत्पादन और मुनाफे ले सकते हैं। केला का सबसे बेहतरीन प्रभेद G9 है, जिसकी खेती आज बहुत से किसान भाई कर रहे हैं। G9 प्रजाति के केला का पौधा टिश्यू कल्चर से तैयार होता है और इस प्रभेद को एक बार लगाने के बाद किसान 4 फसल ले सकते हैं। अन्य प्रभेद के केलों की तुलना में G9 प्रभेद का केला कई मामलों में बेहतर साबित हो रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की अलग अलग अनाज मंडियों में आज चावल और गेहूं के औसत भाव कुछ इस प्रकार देखे गए। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, MP वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना सहित राज्य के आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में वज्रपात होने की सूचना भी मिल रही है। ऐसे में पशुपालक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को खुले में तालाब, पानी और नदी से दूर रखें। पशुओं को पेड़ों के नीचे नहीं बांधें। जानवरों को ट्रैक्टर या अन्य धातुओं के कृषि उपकरणों से भी दूर रखें। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत से जुड़ी तमाम हलचलों को, खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, सफलता की नई कहानी और साथ में मौसम संबंधी समाचार। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम खेती किसानी हो या पशुपालन या फिर सरकार की नवीनतम योजनाओं की जानकारी आपको मुहैया कराते हैं। साथ ही ऐसी नई योजनाओं की जानकारी के साथ साथ हम आपको देते हैं हमारे विशेषज्ञों की सलाह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम, तो आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। स्वास्थ्य के लिए पूरे देश में हम लोग इसके बारे में चर्चा हो रही है कि अब इसको हमको अपने मुख्य धारा में लाना है, इसको अपने फूड चेन में लाना है और बहुत सारे जगहों पे लोगों ने लाना शुरू भी कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अभी ये बाज़ार में अब चले जाएं और वहाँ पर अगर आप खोजें कि हमको बाजरे का आटा चाहिए और वहीं पर आपको गेहूं का आटा, दोनों के अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप कहें कम से कम दुगने का अंतर है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज की खरीफ में खेती कैसे की जाए और यह स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, जैसी तमाम बातों की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी के पास। भारत में हरित क्रांति ने खाद्य विविधता को खत्म कर दिया, जिससे हमारे खेतों और थालियों से मोटे अनाज का महत्व भी कम हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की पहल के बाद वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किए जाने के साथ ही मोटे अनाजों की लोकप्रियता और मांग दुनिया भर में काफी बढ़ गई है।
अपने देश में भी मोटे अनाजों का चलन फिर से लौट चुका है। केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों के लिए मोटे अनाज की खेती की अनुकूल परिस्थितियां जुटा रही हैं। हालांकि किसानों के सामने फसल चक्र में बदलाव करना अभी एक चुनौती की तरह है, लेकिन सच ये है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए जितने लाभदायक होते हैं, इनकी खेती भी उतनी ही सहज होती है। कुल मिलाकर मोटे अनाजों की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा है, जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने में काफी सक्षम माना जाता है। असल में मोटे अनाजों का महत्वपूर्ण गुण उनकी बुआई और उपज ही है। इसकी खेती करने के लिए ना ही बहुत अधिक भूमि की तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही बहुत अधिक सिंचाई की। यहाँ तक कि असिंचित भूमि में भी इसकी खेती संभव हो पाती है। बाजरा सूखा प्रतिरोधी फसल, जिसे खराब मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। यह भारत के उन हिस्सों में एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बन जाता है जहां अन्य फसलें नहीं उग सकती है। देश में वर्षा आधारित खेती कुल खेती का लगभग 60% ही है। ऐसे इलाकों में मोटे अनाज की खेती से किसानों की निर्भरता सिंचाई के साधन और मॉनसून की अनियमितता पर कम हो सकती है। मोटे अनाज अन्य फसलों की तुलना में 2.5 गुना कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने और किसानों के जेब भरने में सक्षम है। उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उच्च फाइबर सामग्री वाले खाद्य उत्पादों के लिए विश्व में जबरदस्त रुचि है। स्वास्थ्य चेतना और खान पान की शैली में भी जो बदलाव आ रहे हैं, उनसे इन अनाजों की मांग में काफी जोर आया है। इसलिए मोटे अनाज की बढ़ती मांग को देखते हुए देश के किसानों के लिए इसकी खेती आमदनी का बेहतरीन जरिया बन सकती है। पुरानी कहावत है कि जो रागी खाता है वो निरोगी रहता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे स्रोत में ज्वार को मोटे अनाज का राजा कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन और खपत इसकी ही होती है। गांव की आबादी आर्थिक मानकों पर भले ही पिछड़ी थी, पर सेहत के मानकों पर शहरी आबादी से कहीं बेहतर थी। इसलिए जो अनाज कभी गांव की थालियों में होते थे, आज उनको फिर से खान पान की मुख्य धारा में लाने के लिए सभी को कोशिश करनी होगी। किसानों को यह यकीन दिलाना होगा कि जो फसल वे उगाएंगे वो बिकेगी। खरीदार और बाजार दोनों की जरूरत है। आज का जो हमारा विषय है वह इसी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है कि खरीफ में मोटे अनाज की खेती कैसे की जाए, और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी सर, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र आरा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। जैसा कि सर हमारा जो आज का विषय है कि खरीफ में मोटे अनाज की खेती कैसे की जाए, तो इसके बारे में हम आपकी जो राय है अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। कि मोटे अनाज आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि जलवायु अनुकूल जो कृषि की बात हो रही है, जिसका मतलब ये है कि संसाधनों पे जोर कम हो, पानी हमारा कम से कम लगे और कम समय में फसल तैयार हो। तो इन सारे जो पैरामीटर्स हैं, इसमें हमारा जो मोटा अनाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फिट होता है। तो हमारे जो बाजरे की फसल है, हमारी जो मड़ुआ यानी रागी की फसल है, हमारी चीना की फसल है, हमारी जो ज्वार की फसल है, ये सारी फसलें हमारी, इसके अलावा कोदो है, कुटकी है, ये सब भी हैं, सांवा है, तो ये सब हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 3-4 फसलें हमारी हैं, जिसमें कि हमारे मड़ुआ आता है, हमारा बाजरा आता है और हमारा ज्वार आता है, ये 3-4 फसलें हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनकी खेती अभी के समय में जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, करना हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि ये अल्प समय की फसलें हैं। इनको भोजन की कम आवश्यकता है और इनके पानी की भी मांग बहुत कम होती है। लोग कहते हैं गांव में कि वज्र पड़े तो बाजरा लगाओ, क्योंकि बिल्कुल मौसम विपरीत हो गया है, फिर भी आपको बाजरा होगा। और आप देखते हैं कि हमारे देश के विभिन्न इलाके जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा सूखा होता है, और चाहे हम मराठवाड़ा की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, आंध्र के भी सूखे इलाके हैं, उन सभी जगहों पे हमको बाजरे की फसल प्रचुर उगाई जाती है और लोग उसको बहुत ज़्यादा उसको पसंद से, चाव से खाते भी हैं। जो किसान भाई पैदावार के प्रति ज़्यादा सोचते हैं कि धान की खेती हम करेंगे खरीफ के मौसम में तो ज़्यादा पैदावार होगा, तो एक मिथ है
या एक भ्रांति है, इसे हम कहेंगे कि मोटे अनाज की खेती उतना पैदावार नहीं हमें दे सकता, तो हम इसकी खेती क्यों करें? बिल्कुल ये मिथ है, लेकिन इसमें अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। मैंने कहा ना कि एक समय था जबकि हम बात करते थे कि हमने बाजरा लगाया, हमने ये जो सौरघम यानी कि ज्वार लगाया, तो हमारा उत्पादन 10 कुंटल, 12 कुंटल, 14 कुंटल हुआ करता था। आज टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे विकसित हो गई, नए नए प्रभेदों का आना शुरू हो गया, और इसमें भी हमारे आज के समय में एक और मैं इसमें बात बताना चाहूँगा कि अब तो ऐसे प्रभेद आ गए हैं जिनको हम कहते हैं बायोफोर्टिफाइड, जिनके अंदर जिंक ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा है। इस तरह की फसलें हमारे पास आ गई हैं। तो इस तरह के किस्में आ गई हैं और उनकी उत्पादन क्षमता मैंने बताया ना कि 32 कुंटल 35 कुंटल हो रही है। तो अब ये बात ख़त्म हो गई कि हमारा उत्पादन जो है वो कम हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनमें जो क्वालिटी है, जो बाकी अन्य अनाजों की हम बात करें उनकी तुलना में इनकी हम बात करें तो इनमें जितना ज़्यादा मिनरल है, जितना ज़्यादा कैल्शियम है, जितना ज़्यादा आयरन है और प्रोटीन है, वो अगर हम धान से या गेहूं से तुलना करें तो वो इसमें बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात है कि स्वास्थ्य के लिए पूरे देश में हम लोग इसके बारे में चर्चा हो रही है कि अब इसको हमको अपने मुख्य धारा में लाना है, इसको अपने फूड चेन में लाना है, और बहुत सारे जगहों पे लोगों ने लाना शुरू भी कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अभी ये बाज़ार में अब चले जाएं और वहाँ पर अगर आप खोजें कि हमको बाजरे का आटा चाहिए और वहीं पर आपको गेहूं का आटा, दोनों के अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप कहें कम से कम दुगने का अंतर है, कम से कम दुगने का अंतर है मार्केट प्राइस में, और कहीं कहीं पर तो मुझे लगता है 2.5 गुना तक का अंतर है, और ये बिक रहा है, लोग इसको लेना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में जो अगला एक सवाल है कि जो हमारे किसान भाई मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से कारक हैं जो खेती को प्रभावित करते हैं? जैसे कौन से ऐसे कीट मकोड़े हैं जो जिनसे फसल प्रभावित होता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे हम बाजरे की बात करें तो बाजरे में अमूमन कोई जल्दी बीमारी नहीं लगती है, कोई बीमारी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी फसल है तो कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। तो उसके लिए आपके पास पत्तियों के ऊपर में एक लाल रंग के छींटे वाली जो है बीमारी आती है, तो फफूंद के कारण होती है। तो उसमें साधारण जो मैनकोजेब कार्बेंडाजिम का जो एक घोल बना करके 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो ये समस्या हमारी दूर हो जाती है। हालांकि ये बहुत कम दिखाई देती है। ज्वार में कभी कभी उसका जो फुग्गा होता है उसमें एर्गोट बीमारी आती है, एक तरह की फफूंद आती है, जिसके कारण कि उसमें थोड़ा सा जहरीला असर आता है। तो एर्गोट के लिए भी हम अगर शुरुआती दौर में जैसे पुष्पण की अवस्था है उस समय में अगर हम एक छिड़काव कर देते हैं, अगर हमारा पिछले साल का अनुभव बतलाता है कि इस तरह के फुग्गों में हरे नीले टाइप के वो कुछ फंगस दिखाई दिए थे, तो हम इनका अगर प्रयोग कर देते तो वो ठीक हो जाता है। कीड़े इसमें नहीं लगते, नहीं के बराबर लगते हैं, और उसमें कीड़े की कोई समस्या नहीं आती। बाजरे का आपने महत्वपूर्ण रूप से जिक्र किया कि मोटे अनाज की खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो उसका चयन कर सकते हैं। मड़ुआ की खेती कितनी उपयोगी है इस संदर्भ में? कि मड़ुआ एकदम धान की प्रकृति का है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मड़ुआ बहुत अच्छा होता है। और मड़ुआ में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मड़ुआ में जितना कैल्शियम और जितना प्रोटीन है उतना जल्दी दूसरी फसल में नहीं आता है। और तीसरी बात उसके साथ क्या है कि मड़ुआ तनाव रोधी है, मतलब मड़ुआ को खाने के बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके मन के अंदर एक खुशी आती है, वो आपके शरीर में जो निगेटिव हार्मोन होते हैं उसको बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है। तो खास करके हमारी जो महिलाएं हैं जो कि कुपोषण की शिकार बहुत ज़्यादा होती हैं, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए मड़ुआ बहुत ज़्यादा अच्छी फसल है। और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से कई त्योहारों में मड़ुआ को जोड़ा गया, उसको जोड़ने के पीछे ही कारण था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल थी और उसको इसीलिए जोड़ा गया था। मोटे अनाज की खेती को प्राथमिकता देना बहुत ही न्याय संगत होगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम अपने डॉक्टर साहब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गला घोटू बीमारी का सबसे पहले लक्षण है कि पशु सुस्त पड़ जाता है और उसमें तेज बुखार देखने को मिलता है, और बुखार 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और ऐसे पशुओं के गले में सूजन देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा।
इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। मोटे अनाज के बाद अब बारी है पशुपालक किसान भाइयों की। पशुपालक किसान भाइयों के आय का मुख्य जरिया दुग्ध उत्पादन है। ऐसे में अगर पशुओं को कोई रोग हो जाए तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है बीमारी से पहले जानकारी, यानी कि अगर पशुओं में कोई रोग हो गया है तो उसकी जानकारी हमारे पास हो। तो आइए इसी विषय पर हम जानेंगे कि दुधारू पशुओं में जीवाणु जनित रोग और उसके बचाव को हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश प्रजापति जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। तो जीवाणु जनित रोगों से हम अपने दुधारू पशुओं को कैसे बचाएं, क्या क्या उपाय अपनाएं, और अगर कोई पशु जीवाणु जनित बीमारियों से ग्रसित हो जाए तो कैसे उसका इलाज कराएं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर अवधेश प्रजापति जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि दुधारू पशुओं में कौन कौन से जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवाणु जनित बीमारियों की। तो दुधारू पशुओं में मुख्यतः 4 जीवाणु जनित बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे पहली हो गई गला घोटू बीमारी, दूसरी हो गई थनैला बीमारी, तीसरी है हमारी लंगड़ा बुखार और चौथी है ब्रुसोलोसिस। डॉक्टर साहब, आपने जो 4 बीमारियों के बारे में बताया उसका एक एक करके हम किसान भाइयों को जानकारी देना चाहेंगे। तो जो गला घोटू बीमारी है, इसका कारण क्या है, कौन से जीवाणु इसके लिए इसके कारक होते हैं, और जब क्या इसका बचाव है, और अगर हो जाता है इससे गला घोटू बीमारी की पशुओं को, तो पशुपालक क्या उपाय अपनाएं? जी देखिए, गला घोटू बीमारी एक जीवाणु जनित बीमारी है। ये एक बैक्टीरिया जिसे पास्चुरोला मल्टोसुडा नाम से जाना जाता है, इसके कारण होती है। अक्सर देखा जाता है कि बरसात के दिनों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसका मुख्य कारण है कि जब तापमान ज़्यादा हो और वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा हो, तब इसका प्रकोप देखने को मिलता है और इसका संक्रमण पशुओं में हो जाता है। और ये बीमारी इतनी घातक है कि अगर एक पशु बीमार हो जाए तो 12 से लेकर 48 घंटे के अंदर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस बीमारी के बारे में जानकारी और इसका बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो ये गला घोटू बीमारी का सबसे पहले लक्षण है कि पशु सुस्त पड़ जाता है और उसमें तेज़ बुखार देखने को मिलता है, और बुखार 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और ऐसे पशुओं के गले में सूजन देखने को मिलती है, और ये सूजन बढ़ते बढ़ते दोनों अगले पैरों के बीच में बढ़ जाती है। ऐसे पशुओं के श्वसन लेने में दिक्कत आती है, और जब पशु श्वसन लेता है तो उससे घर घर की आवाज़ आती है। डॉक्टर साहब, आपने गला घोटू के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर हमारे किसान भाई क्या अपने घर में भी कुछ उपाय अपना सकते हैं अगर यह बीमारी उनको दिख जाए, और क्या कोई ऐसी दवाई है, कॉमन दवाई, जो वो अपने पास रखें और उसका इस्तेमाल कर सकें? देखिए, अगर गला घोटू के लक्षण आते हैं तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक से ही संपर्क करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बचाव की बात आती है तो इसका टीकाकरण बाज़ार में उपलब्ध है। इसके टीका के लिए मानसून आने से पहले यानी मई और जून में इसका टीकाकरण किया जाता है, और इसकी टीकाकरण बाजार पशु चिकित्सक से मिलकर टीकाकरण अपने पशुओं का जरूर करवाएं। और क्या क्या जीवाणु जनित रोग हमारे पशुओं को प्रभावित कर सकता है, दुधारू पशुओं को? इसके अलावा पशुओं में एक जीवाणु जनित बीमारी ब्रुसोलोसिस जो आजकल काफ़ी प्रचलित है, इसके संक्रमण होने से पशुओं में जो गाभिन पशु हैं उनके गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है, और इससे पशुपालन भाइयों को बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यह बीमारी ब्रुसेल्ला अबॉर्टस नामक जीवाणुओं के कारण होती है, और इसके कारण पशु के गर्भपात हो जाता है, और उसके गर्भाशय में संक्रमण होने से उसके दूध उत्पादन में भारी क्षति होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात इस बारे में बताना चाहते हैं कि ब्रुसोलोसिस जो ये बीमारी है, ये जो संक्रमित पशु है से मनुष्यों में भी संक्रमित हो सकती है, और संक्रमित मनुष्यों में इसके कारण ज्वर, फीवर, घुटनों में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अतः इस बीमारी के होने पर या गर्भपात होने पर बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है।
जी डॉक्टर साहब, आपने कई जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में जानकारी दी। अगर किसी एक पशु को हो जाता है, चूँकि यह बैक्टीरिया जनित है तो संक्रमण फैल भी सकता है दूसरे पशुओं में, तो ऐसे में क्या दूसरे पशुओं को, जैसे कई हमारे जो पशुपालक एक साथ 10-12 गाय भैंस सब रखते हैं, तो दूसरे पशुओं को बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय अपना? जी बहुत अच्छे क्वेश्चन संजय जी है कि जैसे ये संक्रामक बीमारियां हैं, एक संक्रमित पशु से दूसरे पशु में भी फैल सकती हैं। इसलिए जैसे ही हमें ये लक्षण दिखाई दे किसी भी जीवाणु जनित बीमारी के, तो ऐसे पशुओं को जो स्वस्थ पशु हैं उनसे अलग कर देना चाहिए। उनका खाना पीना, दाना और उनके पानी की व्यवस्था बिल्कुल अलग कर देनी चाहिए। जो भी अटेंडेंट उसको अटेंड कर रहे हैं या दुहान कर रहे हैं, उनको हमेशा बाद में धोना चाहिए या बाद में उनका दाने चाने की व्यवस्था करनी चाहिए स्वस्थ पशुओं के करने के बाद। इससे क्या होगा कि जो संक्रमण है वो बीमार पशु से स्वस्थ पशु में नहीं फैलेंगे। डॉक्टर साहब, जो दुधारू पशु हैं चूँकि दूध देना जारी रखती हैं, तो कई बार होता है कि दूध उसका पीना कितना नुकसानदायक होगा आम आदमी को। जो क्या ऐसे पशुओं का बीमार जैसे गला घोटू है या थनैला रोग है या आपने ब्रुसोसिस, तो खैर आपने बताया कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारी, तो ऐसे पशुओं का जो संक्रमित हो गए उनका दूध आदमी पी सकता है कि नहीं? जी देखिए, सभी बीमारियों पे ये लागू नहीं होता। मुख्यतः थनैला और ब्रुसलोसिस पे ये जो अगर बीमारी से ग्रसित पशु है तो ऐसे पशुओं के दूध हमें नहीं पीने चाहिए। विशेषकर जब थनैला रोग से जो इलाज अगर चल रहा हो और उसमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो ऐसे दूध को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ऐसे दूध को हमें नष्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगले अंक में फिर आएंगे ढेर सारी नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, मोटे अनाज के साथ साथ आपने जाना पशुओं को रोगों से कैसे बचाव किया जाए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।